बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कोलेजन। तो देखते हैं कि ये कोलेजन हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलेजन को, हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोलेजन की जो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। और लास्ट में लेक्चर के एंड में हम कोलेजन के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कोलेजन को डेली लाइफ में देखते हैं कि हम किस तरह कोलेजन के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में कोलेजन से हमारा मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोई फिजिकल कांटेक्ट हो जाए तो उसको हम कोलेजन कहते हैं। जबकि फिजिक्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है फिजिकल कांटेक्ट की। जब हम फिजिक्स में बात करते हैं कोलिजन की तो वहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लाजमी कंडीशन नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में लाजमी तौर पर कोई फिजिकल कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो फिजिक्स में कोलिजन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इतनी क्लोज आ जाए कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा सकें, या अगर मैं इस तरह कह दूं कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्सेस का इंटरेक्शन होता हो तो उस इवेंट को फिर हम कहते हैं कोलिजन, ठीक है। चाहे उनके दरमियान में कोई फिजिकल कांटेक्ट है या नहीं है, ठीक है, दोनों केसेस में। लेकिन अगर इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस है तो उस इवेंट को हम कहेंगे कोलिजन, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं एन इवेंट in which two or more than, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, two or more than two objects interact by forces। कोई भी एक ऐसा इवेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्सेस का इंटरेक्शन हो जाए तो ऐसी इवेंट को फिजिक्स में हम कहते हैं कोलिजन, ठीक है। डेली लाइफ में जब फिजिकल कांटेक्ट होता है तब हम उसको कोलिजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोलिजन की जो लाजमी कंडीशन हमने देखी वो हमारे पास है इंटरेक्शन बाय फोर्सेस। फोर्सेस का इंटरेक्शन होना हमारे पास ज़रूरी होता है। इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे। अच्छा, हमें किस तरह पता चलेगा कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोलिजन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो याद रखिए, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्सेस का इंटरेक्शन होगा, मीन एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे, तो आप लोगों को पता है फोर्स का जो मेन काम है वो हमारे पास ये होता है कि फोर्स क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करेगा। मोशन से मेरा मकसद उसका जो मैग्नीट्यूड है, मेरा मतलब है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज करेगा, या मोशन का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है, या दोनों को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस the magnitude of motion, the magnitude of motion, direction of motion are both may change। जब भी फोर्सेस का इंटरेक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, या तो मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या मोशन का जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आएगा, या फिर दोनों में चेंज आएगा, ठीक है। तो तब हमें पता चलेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्सेस का इंटरेक्शन हुआ है, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाए गए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कोलिजन के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, मैं हेडिंग लगा रहा हूँ स्टेजेस ऑफ कोलिजन। कोलिजन के हमारे पास कौन कौन से स्टेज हैं, तो याद रखिए कोलिजन के हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से? बिफोर कोलिजन एक स्टेज होता है, सेकंड हमारे पास होता है ड्यूरिंग कोलिजन, और थर्ड हमारे पास होता है आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, सेकंड मैं लिखता हूँ ड्यूरिंग कोलिजन, और थर्ड मैं लिखता हूँ
आफ्टर कोलिजन। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं कोलिजन की। एक को हम कहते हैं बिफोर कोलिजन, दूसरे को हम कहते हैं ड्यूरिंग कोलिजन और तीसरे को हम कहते हैं आफ्टर कोलिजन। अभी देखते हैं कि बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इंटरेक्शन फोर्सेस का क्या होता है इन स्टेजेस में। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन जब कोलिजन हुआ ही नहीं है तो जाहिर सी बात है इंटरेक्शन की जो फोर्सेस है वो हमारे पास जीरो के बराबर होगी, क्योंकि इंटरेक्शन की फोर्सेस तो तब लगती है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोलिजन होगा। अगर कोलिजन हुआ ही नहीं है, बिफोर कोलिजन का मतलब है अभी तक कोलिजन हुआ नहीं है, ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब है कोलिजन हो रहा है, और आफ्टर कोलिजन का मतलब है कोलिजन हो चुका है। ठीक है, अगर कोलिजन हुआ ही नहीं है तो इंटरेक्शन फोर्सेस भी नहीं होंगी, अगर कोलिजन हो चुका है तो इंटरेक्शन की फोर्सेस भी खत्म हो गई होगी, अगर कोलिजन हो रहा है तो उस वक्त हमारे पास इंटरेक्शन की फोर्सेस भी मौजूद होंगी। तो याद रखिए, बिफोर कोलिजन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज जीरो, आफ्टर कोलिजन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज जीरो, बट ड्यूरिंग कोलिजन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज नॉन जीरो। हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ड्यूरिंग कोलिजन इंटरेक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा होती है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाले केस में जीरो है, यहाँ पर हमारे पास ड्यूरिंग कोलिजन ये नॉन जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए स्टेजेस ऑफ कोलिजन। अब हमने ये देखना है कि ड्यूरिंग कोलिजन जब कोलिजन होता है तो मोमेंटम का क्या हाल होता है, क्या वो कंजर्व रहता है या उसमें कोई चेंज आता है, नॉन कंजर्व होते हैं। इसी तरह से क्या एनर्जी कंजर्व होती है या फिर हमारे पास नॉन कंजर्व होती है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहेगा या फिर हमारे पास कंजर्व नहीं रहेगा। तो याद रखिए, मोमेंटम की कंजर्वेशन के लिए हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये होता है कि क्या बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो सिस्टम का मोमेंटम है क्या वो हमारे पास सेम है, मीन क्या वो आपस में इक्वल है। अगर बिफोर कोलिजन जो सिस्टम का मोमेंटम है वो आफ्टर कोलिजन वाले मोमेंटम के बराबर आ जाए, इसका क्या मतलब होगा, मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट है, वो हमारे पास कंजर्व है। लेकिन अगर इस तरह नहीं हो, अगर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आपस में बराबर ना हो, सेम ना हो, तो क्या मतलब है, मोमेंटम में चेंज आया हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे तो उस सिस्टम के मोमेंटम में चेंज आएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास जीरो हो जाए तब सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास जीरो हो जाए तब हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अभी जब हम कोलिजन में देखते हैं, अभी हम आते हैं कोलिजन की तरफ, तो कोलिजन में जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोलिजन होता है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कोलिजन होते हैं, आगे हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल एक टाइप का कोलिजन है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कमी आई है। काइनेटिक एनर्जी में कमी का क्या मतलब होता है, उसका जो स्पीड है या जो उसकी वेलोसिटी है उसमें डिक्रीज आए। तो अगर वेलोसिटी में डिक्रीज आता है या स्पीड में डिक्रीज आता है तो जाहिर सी बात है मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो फिर मोमेंटम कंजर्व किस तरह आएगा। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा ड्यूरिंग कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या होगा, वो हमारे पास कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कमी आई है तो जाहिर सी बात है स्पीड या वेलोसिटी में कमी आई होगी, तो फिर मोमेंटम किस तरह से कांस्टेंट हो सकता है, उसमें भी तो कमी आनी चाहिए। तो याद रखें, जब भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो वो हमेशा हम एक सिस्टम के लिए इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, और सिस्टम में एटलीस्ट हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर किसी सिंगल एक ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में अगर कमी आई है तो उसी सिस्टम के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा और उसके मोमेंटम में इंक्रीज आया होगा। ठीक है, तो जो नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीके आप लोगों ने पढ़ा है, जो F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो फोर्स मैंने लिखा है, इस फोर्स का हम मतलब लेते हैं ये असल में हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है जो सिस्टम का अंदरूनी फोर्स ना हो, बाहर से कोई फोर्स अगर अमल करे तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी देखते हैं, अगर ये किसी तरह से हमारे पास जीरो हो जाए, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स किसी तरह से हमारे पास जीरो हो जाए, तो तब हमारे पास जो मोमेंटम है सिस्टम की वो हमारे पास कांस्टेंट है। अभी हमने ये देखना है कि ये किस तरह से जीरो हो सकता है। तो याद रखें, जब भी हमारे पास कोलिजन होगा तो वहाँ पर जो पॉसिबल फोर्सेस होंगी वो हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है। अच्छा, एक तो हमारे पास फ्रैक्शन का फोर्स हो सकता है, इसी तरह से हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ये हमारे पास कुछ पॉसिबल फोर्सेस होती है वहाँ पर। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर फोर्स से हमारा मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो याद रखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, इसी तरह से फ्रैक्शन का फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है, इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस एक एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन ये जो इंटरेक्शन की फोर्स है तो ये तो सिस्टम के अंदरूनी फोर्स है, तो ये तो हमारे पास इंटरनल फोर्स है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आ सकता। यहाँ पर हमने क्या देखना है, एक्सटर्नल फोर्सेस को। एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरह जीरो होंगी, ग्रेविटी को तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जीरो तो नहीं होती ना। इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस या जो फ्रैक्शन की फोर्स है वो हमारे पास एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होती। लेकिन याद रखिए, जब भी कोलिजन होता है तो ये ड्यूरिंग जो कोलिजन वाला हमारे पास स्टेज होता है तो ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन में हम इन फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। याद रखिए, जब भी कोलिजन होता है तो वहाँ पर ये हमारे पास बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। उसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फ्रैक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी तरह से ये एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हो जाए तो किस तरह जीरो हो गए, तो मैंने आपको बताया कि कोलिजन का जो दौरानिया होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, इसलिए हम इन फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, विच मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो। अब अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हो गए तो देखिए, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बन जाएगा। इसको यहाँ शिफ्ट करें, सो जीरो इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अच्छा, जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज जीरो, so this is change in momentum is equal to zero। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम का मोमेंटम है वो हमारे पास कांस्टेंट है, या हम यूं भी कह सकते हैं सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो असल में बराबर है किस चीज़ के, फाइनल मोमेंटम के बराबर है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का आपस में इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम कांस्टेंट है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि आप लोग पढ़ चुके हो कि मोमेंटम हमारे पास किसी सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग कोलिजन किस तरह कंजर्व होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर उसकी जो कंसेप्ट है वो हमने देखी। एक मैंने आपको बताया कि मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम के अंदर एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसी लिहाज से क्या होगा, डिक्रीज होगा। और फिर यहाँ पर मैंने मैथमेटिकली भी आप लोगों को समझाया कि चूंकि कोलिजन हमारे पास एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है तो वहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट आता है। अच्छा, सेकंड जो है यहाँ पर हमने देखना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। याद रखिए, मैंने कहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैंने नहीं कहा, तो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी टाइप का कोलिजन है, किसी भी टाइप का कोलिजन है, हमेशा उसके अंदर जो एनर्जी है वो हमारे पास कंजर्व रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि हमारे पास अगर एक टाइप का कोलिजन है, आगे हम देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी थी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन उसकी काइनेटिक एनर्जी में तो डिक्रीज आए,
मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आई है वो असल में कन्वर्ट हो गई होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, या हमारे पास डिफॉर्मेशन की शक्ल में, लेकिन है तो एनर्जी ना। तो एनर्जी एज ए होल हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसको हम कहते हैं एनर्जी विल बी कंजर्व। हाँ, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दोनों केसेस पॉसिबल है। ये हमारे पास कंजर्व भी हो सकती है और ये हमारे पास नॉन कंजर्व भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि किस टाइप का कोलेजन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंजर्व भी हो सकती है और ये हमारे पास नॉन कंजर्व भी हो सकती है। इसके बाद हमने देखना है टाइप्स ऑफ कोलेजन की। कोलेजन के हमारे पास कितने टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ कोलेजन, ठीक है। तो हमने देखना है फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि अगर कोलेजन हो रहा है तो क्या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोई फिजिकल कांटेक्ट है या नहीं है। मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि अगर हम डेली लाइफ में कोलेजन का मतलब देखते हैं तो वहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट का होना हम ज़रूरी समझते हैं, लेकिन फिजिक्स में इस तरह नहीं है। फिजिक्स में जब हम बात करते हैं कोलिजन की तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फिजिकल कांटेक्ट है या नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ है कोलिजन के लिए वो है इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस। अगर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्सेस का इंटरेक्शन है तब हमारे पास कोलिजन होगा। अगर फिजिकल कांटेक्ट है या नहीं है, लेकिन अगर इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस है तो उसको हम कोलिजन कहेंगे। अगर इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस नहीं है तो उसको हम कोलिजन नहीं कहेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट की बुनियाद पर कोलेजन के हमारे पास फर्दर टू टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कोलेजन। तो ये कोलेजन की हमारे पास वो टाइप है जिसमें कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फिजिकल कांटेक्ट होगा, ठीक है। देयर विल बी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए है दूसरा हमारे पास बी है, ठीक है। ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड विद ईच अदर। जब ये कोलाइड करेंगे तो असल में इन दोनों के दरमियान में एक फिजिकल कांटेक्ट आएगा जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे, ठीक है। और जब एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे तो उसको हम कहेंगे कोलिजन। तो यहाँ पर चूंकि फिजिकल कांटेक्ट होने की वजह से फोर्सेस लगेंगे, इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस होगा, तो ऐसे टाइप को हम कहेंगे डायरेक्ट कोलिजन। अगर हमारे पास इन दोनों के दरमियान में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कोलाइड कर रहे हैं और उनके दरमियान में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है फिर उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट कोलिजन, ठीक है। सेकंड जो इसकी टाइप है इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कोलिजन। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और तब भी कोलिजन हो रहा है तो ये बड़ा अजीब साउंड करता है। तो देखते हैं कि किस तरह होगा। पहली चीज, नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, एग्जांपल कंसिडर करते हैं ये किस तरह होगा। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो फिर किस तरह से कोलिजन होगा। इसके लिए वही हम कंसिडर करते हैं। एक लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटॉन है जिसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। वैसे वो न्यूक्लियस के ऊपर भी हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरह से मूव करें, ठीक है, देखिए शाबाश। अभी क्या होगा, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये हमारे पास हो गया प्रोटॉन और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है लेट्स से मैं इसको एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको स्मॉल एन से कर देता हूँ, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब ये एक दूसरे की फील्ड के अंदर मौजूद नहीं थे तो ये एक दूसरे ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लगा रहे थे, तो उस दौरान हमारे पास कोई कोलिजन नहीं हो रहा था।
लेकिन जब ये एक दूसरे की इतने क्लोज आ जाए कि ये एक दूसरे को रिपेल कर सके, ठीक है, तो जब ये एक दूसरे के करीब आ जाती है तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है या हम कहते हैं जो इंटरेक्शन की फोर्स है वो एग्जिस्ट करती है, और उसी इंटरेक्शन की फोर्स की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के इतने करीब आ जाए कि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा सके, तो ऐसी इवेंट को हम क्या कहेंगे, कोलिजन कहेंगे। और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर फोर्सेस का इंटरेक्शन होगा इसी वजह से हम इसको कोलिजन कहेंगे, और चूंकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो इसी वजह से हम इसको इनडायरेक्ट कोलिजन कहेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कोलिजन में हमने देखा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाई थी, लेकिन जब वो फिजिकल कांटेक्ट में आ गए तब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाई थी, इस वजह से हमने उसको कहा डायरेक्ट कोलिजन। यहाँ पर हमने देखा कि एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस तो लगाए हैं लेकिन इनके दरमियान में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से हमने क्या कहा, इसको इनडायरेक्ट कोलिजन का नाम दिया। इसके बाद जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है on the basis of line of motion, ठीक है, on the basis of line of motion, on the basis of line of motion। इसका क्या मतलब है, जब कोलिजन हो रहा था तो ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन थी वो किस लाइन पर थी, लाइन से यहाँ पर हम मतलब ले सकते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर थी, और जब कोलिजन हुआ उसके बाद जो लाइन ऑफ मोशन है क्या वो चेंज हुआ है या वही सेम लाइन ऑफ मोशन है। अगर वही सेम लाइन ऑफ मोशन है तो उसको हम एक तरह का कोलिजन कहेंगे जिसको हम नाम देंगे हेड ऑन कोलिजन, और अगर लाइन ऑफ मोशन में चेंज आया है आफ्टर कोलिजन फिर उसको हम ओब्लीक कोलिजन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन, नो चेंज in line of motion before and after collision, ठीक है। कोलिजन से पहले जो लाइन ऑफ मोशन थी कोलिजन के बाद भी वही सेम लाइन ऑफ मोशन है, ऐसे टाइप ऑफ कोलिजन को हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ वही हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक हमारे पास है ऑब्जेक्ट ए, दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, एक दूसरे की तरफ ये मूव कर रहे हैं इसी लाइन के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा केस हो गया, ये हमारे पास हो गया बिफोर कोलिजन। जब इनके दरमियान में कोलिजन होगा तो ये ए जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा और जो ऑब्जेक्ट बी है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि दोनों की डायरेक्शन में चेंज आया है, लेकिन वहां पर हमने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ मोशन, तो हमने डायरेक्शन को नहीं कंसिडर करना बल्कि हमने लाइन ऑफ मोशन को कंसिडर करना है। तो देखिए इसी लाइन पर ये बिफोर कोलिजन भी मोशन कर रहे थे, इसी लाइन पर ये आफ्टर कोलिजन भी मोशन करे। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है या चेंज नहीं हुआ है दोनों केसेस में, अगर लाइन ऑफ मोशन नहीं चेंज हुआ है तो उसको हम हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। अगर यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज आया है लेकिन लाइन वही है तब भी ये हमारे पास क्या है, हेड ऑन कोलिजन है। अगर यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज नहीं आता लेकिन लाइन वही है तब भी इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। तो कहने का मतलब ये हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन है या वही सेम डायरेक्शन है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन नहीं, हमने ये देखना है कि क्या लाइन ऑफ मोशन वही सेम है या चेंज हुआ है। अगर लाइन ऑफ मोशन में चेंज आ जाए तब ये हमारे पास हेड ऑन कोलिजन नहीं कहलाएगा। अगर लाइन ऑफ मोशन में चेंज आ जाए तो फिर उसको हम कौन सा कोलिजन कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ओब्लीक कोलिजन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओब्लीक कोलिजन। ओब्लीक कोलिजन का क्या मतलब है, लाइन ऑफ मोशन will change after collision। कोलिजन के बाद क्या होगा, जो लाइन ऑफ मोशन है वो हमारे पास चेंज होगा। एग्जांपल में वही कंसिडर करूंगा जो प्रोटॉन और न्यूक्लियस का मैंने कंसिडर किया। जरा देखिए यहाँ पर
ये जो है बिफोर कोलिजन इनकी लाइन ऑफ मोशन है, प्रोटॉन और जो हमारे पास न्यूक्लियस है, क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमने डिस्कस किया। तो जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्जन एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये लाइन ऑफ मोशन को चेंज करेंगे। आप लोग देख सकते हो पहले लाइन ऑफ मोशन ये था, अभी ये लाइन ऑफ मोशन, दोनों ने लाइन ऑफ मोशन को क्या किया, चेंज किया है। तो ऐसे कोलिजन को फिर हम कहेंगे ओब्लीक कोलिजन। यहाँ पर लाइन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं था, लेकिन यहाँ पर लाइन ऑफ मोशन में चेंज आए। तो जब लाइन ऑफ मोशन में चेंज नहीं आएगा उसको हम हेड ऑन कहेंगे, जब लाइन ऑफ मोशन में चेंज आएगा तो उसको हम ओब्लीक कोलिजन कहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले मैंने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, इसी बेस पर हमारे पास तीन टाइप्स है। एक को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास वो कोलिजन है जिसके अंदर मोमेंटम तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो हमने डिस्कस किया यहाँ पर किसी भी टाइप ऑफ कोलिजन में हमारे पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी यहाँ पर क्या है, कंजर्व है। तो ऐसा कोलिजन जिसमें हमारे पास क्या हो, मोमेंटम और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट हो, कंजर्व हो, तो ऐसे कोलिजन को फिर हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। एग्जांपल क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान में जो कोलिजन होता है, ठीक है, मैं लिखता हूँ गैस मॉलिक्यूल्स या कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। याद रखिए अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, से पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, तो जब काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा, लॉस आएगा, तो वहां पर हीट की शक्ल में ये कन्वर्ट हो सकता है, साउंड की शक्ल में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर डिफॉर्मेशन की शक्ल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जब हम गैस मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, करते रहते हैं कोलिजन, ठीक है। तो हमने न तो उनकी कभी साउंड सुनी है, न ही हमने उनकी उनकी वजह से कोई इतनी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुआ है, और ना ही उनकी वजह से कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्योंकि हमें गैस मॉलिक्यूल्स नज़र नहीं आ रहे होते कि क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी वही सेम है या उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज आए। तो इसलिए हम आसानी के लिए कहते हैं कि जब भी काइनेटिक एनर्जी में कोई डिक्रीज आएगा तो वो कन्वर्ट होगा हीट की शक्ल में, साउंड की शक्ल में, या फिर डिफॉर्मेशन की शक्ल में। अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ है, हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, डिफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी पर हमारे पास क्या है, कंजर्व्ड है। तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर कंजर्व्ड है, मोमेंटम तो वैसे कंजर्व्ड है, तो ऐसे कोलिजन को फिर हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या है, कंजर्व्ड है। अच्छा, सेकंड जो टाइप है वो हमारे पास है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इसमें जो मोमेंटम है वो तो हमारे पास कांस्टेंट ही कांस्टेंट होगा, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास एक तो नॉन कंजर्व्ड होगी, ठीक है, कांस्टेंट तो नहीं होगी, लेकिन दूसरी चीज वो हमारे पास नॉन जीरो भी होगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, उसमें डिक्रीज आएगा, लेकिन वो जीरो के बराबर भी नहीं होगी। तो ऐसे कोलिजन को फिर हम क्या कहेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी में कमी आई है तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर चली गई है, मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास हीट में कन्वर्ट हो सकती है, ये फिर हमारे पास साउंड में कन्वर्ट हो सकती है, और ये हमारे पास डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। एक बात को जहन में याद रखें, काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आएगी तो इन तीनों की वजह से हो सकती है। अगर हीट प्रोड्यूस हुआ है या साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा, लेकिन ये जो लॉस है ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो अगर हीट प्रोड्यूस हुआ है या साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी में बहुत ही छोटा सा डिक्रीज आया हुआ है, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में बहुत छोटी सी कमी आई है तो फिर किसी न किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ये भी एक किस्म का इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन याद रखिए, अगर हमारे पास डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाए तो डिफॉर्मेशन के दौरान में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वो ज़ाया हो जाती है। तो अगर
किसी कोलिजन के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाए तो फिर तो वो लाजिमी तौर पर क्या होगी, इनइलास्टिक कोलिजन। अगर डिफॉर्मेशन नहीं है तब भी किसी न किसी हद तक उसको हम इलास्टिक कोलिजन कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन आ गया तो इसको इसलिए हम इलास्टिक नहीं कंसिडर कर सकते कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक इनइलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। या लास्ट जो टाइप है उसको हम कहते हैं प्लास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक तो हमारे पास नॉन कंजर्व होगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारे पास क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक कोलिजन कहेंगे। क्या मतलब हुआ, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं और वो आपस में स्टिक हो जाते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है तो वो हमारे पास जीरो हो जाती है, नॉन कंजर्व भी होती है और हमारे पास जीरो हो जाती है। तो ऐसे कोलिजन को फिर हम कहेंगे प्लास्टिक कोलिजन। तो याद रखें इसमें क्या होते हैं, जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टुगेदर, ठीक है। तो जब भी कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए तो उसको फिर हम कहेंगे प्लास्टिक कोलिजन। और ये बात जहन में याद रखिए कि जब ये कोलाइडिंग, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट ए